तो अब ग्राफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये अब ग्राफ का पार्ट 2 होगा, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें हर तरह का केस देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तो आंसर है कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अलग अलग कंडीशन में कैसे ग्राफ बनेगा, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम लोग ये करते हैं कि मान लो कि फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि अगर मान लो कि b का वैल्यू 0 हो और c का वैल्यू 0 हो, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। यानी कहने का मतलब कि y इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझा देते हैं कि जो लीनियर था यानी कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, ठीक है। एक्स का पावर 1 है, बाई का पावर 1 है। और अब क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हो जाएगा तो इस तो लीनियर है नहीं, तो इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपको एक ग्राफ में जो शेप दिख रहा है ये वाला, ये पैराबोला का ग्राफ शेप है, इस टाइप से। तो यू आकार में ये दिखता है, ठीक है, वी शेप में नहीं। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको कर्व समझना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जब b इक्वल टू 0 हो और c इक्वल टू 0 हो, तो इस फॉर्म में है। तो अगर मान लो कि b और c हमेशा अगर 0 है तो एक ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। चलो यहाँ और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट ग्राफ अगर हम बनाएं यहाँ पे, मान लो कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो सबसे पहले एक टेबल बनाने का कोशिश करते हैं बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस में भी कोई वैल्यू रख सकते हो, जैसे -5 तो +25 होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि -3 रख लिए तो 9 होगा। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो वैल्यू है वो x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ये ओरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करेगा। साथ ही साथ कौन कौन क्वाड्रेंट में होगा इसका, तो इसमें अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो एक तो एकदम इसका मतलब ये सारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ से और देखोगे कि अगर x निगेटिव ले रहे हैं तो भी y पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये सब पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो फिर माइनस और प्लस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं कि एक ग्राफ हम लोग स्ट्रेट लाइन इसका क्यों नहीं बनाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे a 0 0 है, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इसको मिलाने से ऐसे तो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मिला रहे, इसको हम लोग कर्व से क्यों मिला रहे। तो इसको अगर और क्लियर करना है तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, तो स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तो जैसे अगर स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे मिला दे तो यहाँ पे अगर वैल्यू x का वैल्यू हाफ रख ले तो y का वैल्यू भी यहाँ पे कितना मिलेगा, हाफ मिलना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तब तो ये पास करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे 0.5 का स्क्वायर करोगे, y इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, तो ये 0.25 होगा। इसका मतलब अगर a 0 0 था तो यह था x का वैल्यू अगर 1 है तो इसका y का वैल्यू भी 1 है, ये दोनों पॉइंट तो हमको मिल रहा है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि अगर डायरेक्ट मिलाते तो a पॉइंट इस
लाइन पे लाई ही नहीं कर रहा है, मतलब कि 0.5 और 0.25 इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये कहीं और नीचे लाई करेगा, क्योंकि y का वैल्यू 0.25 बहुत कम है, तो इसीलिए हमको ऐसे ले जाना पड़ेगा, इस तरह से ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बनने वाला है, बाद में जाके x का वैल्यू जैसे ही 1 करोगे और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, मतलब ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो है ना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसी तरह से सिमेट्रिक बनेगा, तो इसलिए ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। चलिए, तो ग्राफ इसका हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से है। यहाँ पे आप लोग को देखिए, एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इसमें कुछ हम लोग पॉइंट ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट एक ले लेते हैं, यहाँ पे 1, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट एक्चुअली 2 है। क्यों 2 है ये हम समझाते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये इंटरवल देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 लिया गया है, तो 10 लिया गया है, वो 5 भाग में बटा हुआ है, तो हर एक पॉइंट 2 इंटरवल का लिया गया है। तो ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे ये 4 मिल रहा है, यानी कि ये पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 4, ठीक है। क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना मिलना चाहिए? 4। तो यहाँ पे देखो, y कोऑर्डिनेट ये 4 है, ए लेंथ 4 है, और ए वाला लेंथ कितना है? तो आंसर है 2 है। इसी तरह से मान लो कि ये 10 ले लेते हैं, तो 10 जो है कहाँ पे जाकर मैच करेगा? तो ये 100 पे मैच करेगा, ठीक है। चलो, और कोई पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखो, एक पॉइंट मान लो कि ए वाला लो, ए है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ए वैल्यू 16 है और ए वैल्यू 4 है, ठीक है। कहने का मतलब इस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ए 4 और 16, मतलब बाई कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, और यही रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप निगेटिव में भी देखोगे, x का वैल्यू अगर यहाँ पे -4 है, तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर हम -4 लेते हैं, तो भी y का वैल्यू 16 मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और याद रखना है कि पैराबोलिक होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ग्राफ से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? तो आंसर है कि इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पूछे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हो कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, 0 तक मिनिमम हुआ, फिर इसके बाद इंक्रीज कर गया, ठीक है। यानी कि y का जो वैल्यू है वो इधर तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर इधर से लाओगे, देखो यहाँ पे इधर से अगर लाओगे तो ये डिक्रीज करते करते कहाँ तक मिनिमम गया है? 0 तक गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। अब ऐसे भी जानते हो कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो कि y का जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू मिनिमम 0 तक हो सकता है, और 0 से कहाँ तक जा रहा है? तो y का वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें हम एक ग्राफ से हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा, रेंज मतलब y का वैल्यू, देखो निगेटिव y के लिए कोई भी इधर ग्राफ नहीं है, इधर तो कोई भी ग्राफ है ही नहीं, तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 टू इन्फिनिटी होगा। ये हम लोग को पता चल रहा है यहाँ से, ये मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेंज हो गया वो 0 टू इन्फिनिटी होगा, 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में भी मिल रहा है, निगेटिव में भी मिल रहा है, और हर एक रियल नंबर के लिए कुछ न कुछ ग्राफ मिलेगा। तो इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, जो कि ग्राफ से एग्जैक्टली पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे अगर y इक्वल टू -x स्क्वायर होता, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो जाए, y इक्वल टू -x स्क्वायर, तो ये जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड्स होगा,
पैराबोला ही होगा लेकिन डाउनवर्ड्स होगा, इस टाइप से हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ दिख रहा होगा बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ। तो ये याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जैसे ही कोफिशिएंट को अगर हम लोग पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, तो वो अपवर्ड्स पैराबोला होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव करने से वो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। कहाँ से पास कर रहा है? तो ओरिजिन से पास कर रहा है। आप इसमें कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। जैसे एक्स का वैल्यू मान लो कि 2 ले लिए तो माइनस A2 का स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा, क्योंकि 2 अंदर में नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ये बाहर में लगा हुआ है माइनस। तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, ग्राफ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1 है। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो तो ये अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये मेनी 1 फंक्शन होता है, क्योंकि 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करने से अगर एक जगह से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देगा तो ये मेनी 1 फंक्शन होगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये 1 1 होगा, तो ये मेनी 1 फंक्शन होगा। तो आई होप अब हम लोग सीख चुके हैं बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और बाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ सीख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर का होता तो बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ जो होता वो सिर्फ थोड़ा सा और इस तरह से हो जाता। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे इस टाइप से। a बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर का होता। जैसे जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको इंक्रीज करवाएंगे, वैसे वैसे ग्राफ a और ये वैल्यू शार्पली बढ़ेगा इस टाइप से, ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पे हाफ एक्स स्क्वायर का कर ले, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हाफ एक्स स्क्वायर का बनाते तो यह ग्राफ ऐसे फैल जाता, ठीक है। यानी वैल्यू जो है धीरे धीरे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते, ठीक है। इसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आगे। तो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में ये जो ग्राफ बना हुआ है इस केस में ये लिया गया है ग्राफ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, ठीक है। इसका ये ग्राफ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। अच्छा देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस केस में, तो इस केस में क्या होगा कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और a पॉजिटिव है। देखो जैसे ही देखो कि a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो पॉजिटिव है, तो जैसे ही देखो कि a पॉजिटिव है a अपवर्ड्स बनेगा, अपवर्ड्स, ठीक है। और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देखो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। इसका मतलब इसका 2 रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स है। अच्छा, अगर d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये 1 पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। यानी कि 2 रूट्स तो है लेकिन दोनों इक्वल है, इसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट हम समझा देते हैं कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं, इसके बाद इस ग्राफ में आते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बाई इक्वल टू इतना है। तो इसमें देखो अगर मान लो कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसमें क्या होगा कि ग्राफ हमेशा क्या करेगा कि ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। कहीं भी 2 पॉइंट हो सकता है और ये हो सकता है कि ये ग्राफ मतलब अपवर्ड्स पैराबोला बने या डाउनवर्ड्स पैराबोला बने। वो डिपेंड करेगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड्स बनेगा और a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड्स बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना है। और ये 2 पॉइंट पे हमेशा कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। 2 रियल नंबर, इसका 2 रियल रूट्स होगा, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस और क्या हो सकता है इस केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में।
तो नेक्स्ट में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ऐसा हो जाए कि d का वैल्यू इक्वल 0 हो जाए। तो d का वैल्यू अगर इक्वल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मतलब इक्वल रूट्स होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों रूट जो है वो इक्वल है। तो इसका ग्राफ जो होगा ये आपको ऐसे टच करके पास करेगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल हो गया, यानी कि जैसे ऐसे आएगा x इक्वल टू 2, अल्फा भी 2 है, बीटा भी 2 है, तो एक ही रूट्स मिलने वाला है, मतलब इक्वल रूट्स मतलब यही है। तो अपवर्ड्स कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ग्राफ है वो ऐसे टच करके नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड्स। ये कब होगा? जब a लेस देन 0 होगा। लेकिन एक ही जगह पे टच करेगा, कब? जब d का वैल्यू 0 हो तब। जब d का वैल्यू 0 हो तो एक पॉइंट पे टच करेगा x एक्सिस को, ठीक है। और अगर x का वैल्यू यहाँ पे सॉरी d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे क्या करेगा? कट करेगा। और एक केस और हो सकता है कि d लेस देन 0 हो। तो अगर मान लो कि d लेस देन 0 हो जाए तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में याद रखना कि ये ग्राफ या तो ए पैराबोला तो बनेगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका ग्राफ पैराबोला ही होगा। लेकिन इसमें केस में क्या होगा कि एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं करेगा, ऊपर से ऐसे मुड़ के निकल गया, देखो इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इस केस में बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स। अच्छा, एक सिनेरियो कब होगा? एक केस है ए ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर मान लो कि ए लेस देन 0 के लिए तो ये डाउनवर्ड्स होगा, नीचे से ऐसे आएगा, इंक्रीज करेगा, फिर एक्स एक्सिस को बिना टच किए हुए नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ये कब होगा? जब ए लेस देन 0 है एंड डी भी लेस देन 0 है। तो इतना सारा केस बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, d ग्रेटर देन 0 के लिए 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब 2 रियल रूट्स निकलेगा। और d इक्वल टू 0 अगर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बना रहे हो तो आप चेक करो कि d इक्वल टू 0 है तो बस एक पॉइंट पे टच करेगा। अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव तो डाउनवर्ड्स। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा होगा आप लोग को, वो देखो एक्स स्क्वायर सॉरी एक क्या चीज़ का ग्राफ है, मतलब एक्स का 2 रियल रूट्स है यहाँ पे इस ग्राफ में, आप चेक करो। और एक इसका ग्राफ है, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक ग्राफ है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ है। इसका अगर रूट्स आप फाइंड करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड या जो भी मेथड से फाइंड कर लो, x का वैल्यू 3 आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट 1 है, यानी a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 रूट्स आ रहा है, 2 रियल रूट्स आ रहा है। तो इस केस में ग्राफ देखो, यहाँ पे जो बना है वो 2 पॉइंट पे यहाँ पे कट किया, 2 और 3 पे, और यही दोनों रूट्स है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब वहाँ पे बाई का वैल्यू 0 लेके x का वैल्यू निकाला गया है। तो एक रूट्स आया है कितना? 2 और एक रूट्स आया है 3, ठीक है। और a पॉइंट अपवर्ड्स पैराबोला क्यों है? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 होने से हमको पता चला कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड्स है। तो ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, ठीक है। इस केस में क्या है? d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। तो आई होप समझ में आएगा। सर नेचर कैसा होगा? जब भी क्वाड्रेटिक का बनाएंगे तो नेचर पैराबोला होगा, तो ये पैराबोला ही। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझा रहे हैं कि सपोज दैट बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ बनाना जानते हो, ठीक है।
तो ये फंक्शन है, मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन में सपोज दैट अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर दे, ठीक है, जैसे मान लो कि हमको ग्राफ बनाना है x प्लस या यहाँ x माइनस फोर का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर में अगर मान लो कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अंदर में बता रहे हैं, बाहर में नहीं, बाहर में अगर करोगे तो ग्राफ अपवर्ड से डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, अंदर में करने से ग्राफ या तो लेफ्ट या तो राइट जाएगा, ठीक है। तो ए शिफ्ट होगा लेफ्ट और राइट, ए शिफ्ट होगा। अच्छा, अब लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के अगर रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस के रहेगा तो ये राइट शिफ्ट होगा। एक कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको देखिए समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है, यानी कि इस फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रा करने आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लू लाइन से ग्राफ ड्रा किया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और ये जो रेड कलर से ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स माइनस फोर के होल स्क्वायर का। तो इसमें हुआ क्या कि आप जैसे ही अंदर में, फंक्शन के बाहर में नहीं, देखो एक केस ऐसा हो सकता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते तो ये लेफ्ट या राइट नहीं जाता, ये अपवर्ड शिफ्ट होता। ये पिछले वीडियो में भी हम समझा चुके हैं। यहाँ फंक्शन के अंदर में अगर कोई कांस्टेंट हम घटाएं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे होगा क्या कि ग्राफ जो है राइट शिफ्ट होगा। कितना, तो राइट शिफ्ट होगा बाई 4 यूनिट्स। चलो, तो इस ग्राफ में हम समझने का कोशिश करते हैं। ये जो रेड कलर से यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये y इक्वल टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ देखो कि ये जो पूरा ग्राफ था, ये 4 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया। इसका हर पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ था वो शिफ्ट हो गया यहाँ, यानी कितना यूनिट शिफ्ट हुआ है, तो 4 यूनिट। जो पॉइंट यहाँ पे था वो अब यहाँ चला गया, कितना यूनिट, 4 यूनिट। जो पॉइंट यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, कितना यूनिट, 4 यूनिट। यानी कि इस ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट 4 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो गया। इसको दूसरा तरह से भी सोच सकते हैं, जैसे देखो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे सपोज दैट y इक्वल टू एक्स माइनस फोर के होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना होता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का ग्राफ बनाना है। तो इस केस में आप सोचोगे तो d का वैल्यू 0 है। अब d कैलकुलेट करके देख लो, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कैसे 0 आ रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, यानी 64 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 64 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में d का वैल्यू कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो इस केस में क्या हुआ कि d का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो। अच्छा, a भी पॉजिटिव है, तो अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर d इक्वल टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0 है तो इसका अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और d ग्रेटर देन 0 है तो एक एक्सिस को एक ही पॉइंट पे ये टच करेगा। तो बस यहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, 4 पे, 40 पे। तो इस तरह से भी हम इसको सोच के बना सकते थे, ठीक है। तो आई होप दोनों तरह से समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाते, तो ये ग्राफ कैसे बनता, देखो ये है ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और सपोज दैट यू हैव टू ड्रा ग्राफ ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब फंक्शन के अंदर में ना 4 शिफ्ट है, तो ग्राफ पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता। यानी कि इसका जितना भी पॉइंट है 4 यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता। यानी कि पहले जो ओरिजिन से पास कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन से पास करेगा, भाई ओरिजिन से पास ना करके -4, 0 से पास करेगा।
आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे टेबल बना के भी कर सकते हो। अगर बाई का वैल्यू 0 पुट करोगे इस केस में तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा। x + 4 = 0 का स्क्वायर रूट 0, x = -4। तो x का वैल्यू -4 कब, जब बाई 0 है। तो ये देखो ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है -4 0। तो बस ध्यान यही रखना है। अच्छा इस केस में देखो एक चीज़ और बता देता, मान लो बाई = x² ग्राफ ऐसे होता, ये ऐसे है बाई = x² का। अब मान लो कि यहाँ पे ड्रा करना रहता कि बाई = x² + 4 का, मतलब जो फंक्शन है उसके बाहर में कांस्टेंट ऐड करेंगे, तब क्या होता, तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाता। नेचर वही रहेगा, नेचर चेंज नहीं करेगा, पैराबोला ही रहेगा, लेकिन ग्राफ 4 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स। ठीक है। और सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे ग्राफ अगर हमको बनाना रहता बाई = x² - 4 का, तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होता। ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक बार जब बेसिक्स कंसेप्ट समझ लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप से होता है, तो पैराबोला होता है, और जिस टाइप का भी ग्राफ इसमें दे वो आप बना सकते हो। चलो तो इसमें और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो है ग्राफ किसका बनाया गया है, तो ग्राफ बनाया गया है बाई = x² + x + 1 का। इसमें आप d का वैल्यू निकालोगे <0 होगा। ठीक है। और a का वैल्यू <0 है। a <0 है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये अपवर्ड्स है, ऊपर की ओर है a। और इससे पता चल रहा है कि ये इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक है। तो नो रियल रूट्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ठीक है। यहाँ पे बाई एक्सिस है। अच्छा इस फंक्शन का अगर हम सोचे कि ये फंक्शन है तो इसका डोमेन कितना होगा, तो आंसर है कि डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा। एक्स के सभी वैल्यू के लिए ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ ना ऐसे है, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ ग्राफ है। ठीक है। और अगर रेंज पूछ दें इसमें, तो आपको रेंज फाइंड करना होगा कि y का वैल्यू देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर ये रेंज y का वैल्यू ये पूरा, यानी कि रेंज इसका जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा, सपोज दैट यहाँ पे अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 2 है तो यहाँ पे पॉइंट 1 है। ठीक है। और यहाँ पे 1 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो तो फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन रेंज अगर इसका फाइंड करें तो बाई का वैल्यू रेंज 1 से थोड़ा सा छोटा के लिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। ये कहाँ तक बाई का वैल्यू जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यहाँ से ग्राफ इसमें देख लो बाई का ए सब के लिए ग्राफ है। ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली फाइंड करना है तो इसको फिर आपको तो ये देखना होगा कि ये किस पॉइंट से ऐसे मुड़ा है, एक तो ये चेक करना होगा किस पॉइंट से यहाँ पे मुड़ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी चेक कर सकते हो। इसको अगर सपोज रेंज निकालना है, मान लो कि फंक्शन हमारे पास है x² + x + 1, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लिए। तो कंप्लीट स्क्वायर बना लोगे तो x + ½ का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ लिखना होगा 1/4 और +1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4, तो ऊपर हो जाएगा -1 + 4, यानी x + 1/2 का होल स्क्वायर और +3/4। तो इसका अगर रेंज आप फाइंड करने का कोशिश करोगे तो देखो a होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि x + 1/2 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, और x + 1/2 का होल स्क्वायर +3/4, तो दोनों तरफ 3/4 ऐड कर दिए तो > 0 होगा। तो इधर भी 3/4, 0 + 3/4, तो यही हमारा बाई है, यही फंक्शन है। तो बाई हो जाएगा बाई > 3/4, यानी कि अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली हम फाइंड करने का कोशिश करें कि पॉइंट कितना है, तो आंसर है कि ये 3/4 है। आप यहाँ देख सकते हो कि 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है। तो 1 से छोटा है, 3/4 मतलब 0.75। तो इसका रेंज अगर लिखे, जो कि ग्राफ से भी क्लियरली विजिबल है, तो 3/4 टू इन्फिनिटी हो जाएगा।
और डोमेन में क्या होगा, तो डोमेन इसका होगा ऑल रियल नंबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे ग्राफ होता है। ठीक है, देखो इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करो तो इस ग्राफ को इसलिए सिर्फ बनाया है कि इसमें आप पता करो, ग्राफ देख के आप पता कर सकते हो कि डी का वैल्यू कैसा है। तो इस केस में क्या है कि डी का वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है, तो आंसर है कि यस ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और इस केस में ए का वैल्यू लेस देन क्या होगा, सॉरी ए का वैल्यू हाँ लेस देन जीरो होगा, ए का वैल्यू लेस देन जीरो होगा क्योंकि डाउनवर्ड्स पैराबोला है। और एक इसका ग्राफ बनाया हुआ है, तो ग्राफ बनाया हुआ है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6 का ए। इसका रूट्स निकालोगे तो 2 रूट्स निकलेगा 2 और 3, और डी ग्रेटर देन जीरो है, आप चेक कर सकते हो, और ए का वैल्यू लेस देन जीरो है। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो ये जो ग्राफ है इसमें आप बता दो ग्राफ देख के कि इसमें डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। तो देखो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी लेस देन जीरो है एंड ए भी लेस देन जीरो है, इसलिए डाउनवर्ड्स है, ये बता रहा है कि डाउनवर्ड्स है, और ये बता रहा है कि नो रियल रूट्स, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू लेस देन जीरो है। ठीक है, तो आई होप अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि पैराबोला का जो ग्राफ होता है, कंक्लूजन एक बार फिर से कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, चलो मान लो कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, तो पैराबोला। ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के साथ अलग अलग होगा। तो फिर से एक बार बस कंक्लूजन कर ले रहे हैं कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है एंड ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है एंड ए लेस देन जीरो हो गया तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं कि मान लो कि डी इक्वल टू जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में आ सकता है कि ए इक्वल टू जीरो करके कर सकते हैं क्या, तो आंसर है कि ए इक्वल टू अगर जीरो करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, तो उसको हम जीरो नहीं कर सकते। ए ग्रेटर देन जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो पैराबोला ही बनेगा। अब एक पॉइंट को ये टच करेगा इस टाइप से। ठीक है, और सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पे डी ए लेस देन जीरो है, तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स होगा, कहीं भी कट कर सकता है, टच कर सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट में आ जाते हैं कि अगर थर्ड केस, तो थर्ड केस में ले लेते हैं कि अगर मान लो कि डी लेस देन जीरो है, तो डी लेस देन जीरो है, तो ये तो या तो ऊपर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, या तो ये नीचे से ऐसे चला जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए और ए लेस देन जीरो के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया किसका, तो पैराबोला के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखो क्या करने वाले हैं कि क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक, x⁴ का ग्राफ, x⁴ का ग्राफ, x⁵ का ग्राफ, ये सब करने वाले हैं। ठीक है, और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ वो बताएंगे। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।